सॉलिड में आगे बढ़ेंगे और ये जो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड है ना, इनके बीच में और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। एक तो बेसिक बात है बेटा कि क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट रेगुलर है, अमॉर्फस में रेगुलर नहीं है। इसके अलावा बेटा इनमें क्या डिफरेंस और हो सकते हैं, एक बार उनको एक टेबल के रूप में समझते हैं। तो एक टेबल बनाएंगे बेटा पहले, और टेबल के बेटा लेफ्ट साइड में सबने लिखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और बेटा राइट साइड में लिखना है क्या, अमॉर्फस सॉलिड। जैसे बीच में लाइन लगानी है। और बच्चों कहीं भी आप डिफरेंस लिखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी हिंदी इंग्लिश सब में, डिफरेंस लिखने के लिए पहला डिफरेंस क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, जो उस चीज़ की डेफिनेशन होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि यहाँ पे पार्टिकल की अरेंजमेंट रेगुलर है, फिक्स है। पहली चीज़ ये लिखेंगे, तो इट हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और इसमें क्या बताया था बेटा मैंने, अमॉर्फस में इट हैज इर्रेगुलर या नो फिक्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये तो बेटा पहली बात होगी। और क्या क्या जोड़ सकते हैं इसके अंदर, एक बार उनको और देखते हैं। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात पहले के ऊपर डिपेंड है। मैंने कहा कि इसके पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट है। जैसे बेटा मान लो NaCl है, तो एक Na पॉजिटिव को 6 Cl नेगेटिव सराउंड करते हैं। तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से जुड़े होंगे ना, जो भी एटम होगा, पार्टिकल होगा, आयन होगा, तो बॉन्डिंग इसमें प्रॉपर होगी। इसलिए बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और इसमें क्या बच्चों, अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। कहीं हो सकता है कि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, पार्टिकल कहीं बहुत ज़्यादा होंगे, हो सकता है कहीं बॉन्डिंग वीक होगी, पार्टिकल भी क्या होंगे बच्चों, कम होंगे। इसलिए क्या होगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होगी, हाई नहीं हो सकता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इसकी क्या होगी बेटा, रेंज होगी कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये दूसरा डिफरेंस है। तो दूसरे को लिखते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसका क्या है, इट मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक रेंज है इसकी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। अगली बात है बेटा इसी से रिलेटेड है ये, एक आपने वर्ड सुना होगा बेटा कभी, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है बेटा, एक मोल सॉलिड को गर्म करके उसको पिघला करके लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट देनी पड़ती है। क्या बोला मैंने, एक मोल सॉलिड को हीट दे करके लिक्विड में बदलना है। तो उसके लिए बेटा जितनी हीट देनी पड़ेगी उसका नाम होता है हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे मान लो आइस है, आपने फ्रिज से बाहर निकाला, उसको गर्म कर दिया, तुरंत वो लिक्विड में चला गया, तो जितनी आपने हीट दिया इसका क्या होगा बेटा, हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा होगा। आप कहेंगे सर क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्डिंग प्रॉपर है, बॉन्डिंग टूटेगी तभी तो जो सॉलिड होगा मेल्ट होकर लिक्विड में जाएगा। इसमें क्या होगा बेटा, हीट ऑफ फ्यूजन लो होगा, क्योंकि कहीं कम है कहीं ज़्यादा बॉन्डिंग में टूट जाएंगे फटाफट, सॉलिड लिक्विड में इजीली चला जाएगा। तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, हाई है। इट हैज हाई हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे बेटा एक लाइन में, हीट ऑफ फ्यूजन की। इधर से क्या बेटा, ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, इसलिए 1 मोल ऑफ सॉलिड, एक मोल सॉलिड को किसके अंदर बच्चों, इनटू लिक्विड। और इसका क्या होगा बेटा, लो। इट हैज लो हीट ऑफ फ्यूजन। अगली बात बेटा, चौथी बात, अगर हम इनको चाकू से काटते हैं तो इनमें क्लीन क्लीवेज मिलेगी, यानी साफ साफ कट जाएंगे। साबुन को काटते हैं ना, बिल्कुल क्लीन क्लीवेज आती है वैसी।
और इसको काटने पर बेटा इरेगुलर क्लीवेज आएगी। क्लीन क्यों मिलेगी? आप सॉलिड को कहीं से काटो बेटा, पार्टिकल सारे एक फिक्स नंबर में होंगे, एक फिक्स बॉन्डिंग में होंगे, इसलिए प्रॉपर नंबर में कटेंगे। मान लो काटा बेटा 4 पार्टिकल, 2 एक साइड मिल जाएंगे, 2 एक साइड मिल जाएंगे। इसमें क्या है, कहीं पार्टिकल कम है कहीं ज़्यादा है, उस हिसाब से कटेंगे। टुकड़े में कोई पार्टिकल कम आएगा, कभी क्या आएगा बेटा ज़्यादा आएगा, इसलिए चाकू से काटने पर इसमें इरेगुलर क्लीवेज आती है। तो क्या बोलेंगे ये इनके बारे में? इट गिव क्लीन क्लीवेज विद नाइफ। और ये क्या देगा बेटा, ये वाला सॉलिड, इट गिव्स इरेगुलर क्लीवेज विद नाइफ। वो दूसरा पॉइंट है जो मैं सॉलिड में। तो इसमें बेटा क्लीन क्लीवेज है, इसमें क्लीवेज क्लीन नहीं है। एक 5वीं बात और बेटा, ऐसा बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑर्डर दोनों होते हैं। कहोगे सर ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या है? जैसे आप किसी सॉलिड को खींचो, ठीक है बेटा, खींचने पर अगर सॉलिड बहुत ज़्यादा खींचने पर भी नहीं टूटता है तो क्या बोलेंगे, उसकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। जैसे रबड़ है बेटा, थोड़ा सा खींचते हैं ना हम, खींच तो जाएगा लेकिन क्या होता है, वो टूट जाता है। पॉलीथीन बैग है, थैली बोलते हैं अपन जिसको बेटा, खींचेंगे खींच जाएगा लेकिन वो फट जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब जिस सॉलिड को बहुत ज़्यादा खींचने पर भी वो ना टूटे बेटा, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। और शॉर्ट रेंज बेटा थोड़ा सा खींचने पर टूट जाए। तो इनके अंदर दोनों ऑर्डर मिलते हैं और इनमें बेटा सिर्फ क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो इट हैज बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और ये क्या बेटा, इट हैज ओनली शॉर्ट रेंज, इसमें सिर्फ क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ऐसे बेटा मैं एक बार दोबारा ये 5 डिफरेंस बता देता हूँ, एक डिफरेंस और इसके बाद वो लिखेंगे। क्या बोला मैंने, इसमें अरेंजमेंट रेगुलर है बेटा, डेफिनेशन, यहाँ अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। रेगुलर अरेंजमेंट होने से जो भी बेटा पार्टिकल एटम का बना हुआ उनकी बॉन्डिंग प्रॉपर होगी, अच्छे तरीके से होगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। इसका मैं नहीं कह रहा लो होगा, लेकिन एक रेंज होगी बेटा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। अरेंजमेंट रेगुलर होने से, बॉन्ड ठीक होने से इनका हीट ऑफ फ्यूजन हाई है, मतलब इनके 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, पिघलाने के लिए हीट ज़्यादा लगेगी, इसके लिए क्या लगेगी, हीट कम लगेगी। अगली बात है बेटा, अरेंजमेंट रेगुलर है, काटने पर पार्टिकल बराबर बराबर डिवाइड होंगे, कहीं से काटेंगे तो क्या होगा बेटा, इसमें क्लीन क्लीवेज आएगी नाइफ के साथ, इसमें इरेगुलर क्लीवेज आएगी, क्लीन नहीं आती है। इसमें दोनों ऑर्डर होते हैं, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज। लॉन्ग रेंज मतलब बहुत ज़्यादा खींचने पर सॉलिड टूटे ना जल्दी, और शॉर्ट रेंज मतलब बेटा थोड़ा सा खींचने पर टूट जाए। और इनके अंदर सिर्फ क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। एक डिफरेंस और है, समझा देता हूँ, उसके बाद लिख दूंगा इसको। इनके बारे में बोलते हैं बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि ये अनआइसोट्रोपिक होते हैं। अन, AN फिर आइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या बेटा, ये समझना, जैसे मान लिया बोर्ड एक सॉलिड है, समझने के लिए इसमें बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी बोर्ड का, सॉलिड है तो इसकी बेटा डेंसिटी होगी, करंट भी कैरी करेगा, मान लो कंडक्टिविटी भी है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली। और मैंने बेटा पहले फिजिकल प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड से राइट साइड में देखनी शुरू करी, उनकी वैल्यू नोट कर ली कि बेटा इसकी डेंसिटी इतनी होगी। अगली बार वही प्रॉपर्टी बेटा मैंने टॉप से बॉटम ऑब्जर्व करनी शुरू कर दी, फिर प्रॉपर्टी लिख ली भाई, इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो क्या बोलेंगे, अनआइसोट्रोपिक का मतलब है अगर सॉलिड के अंदर डायरेक्शन बदली, ऐसे मान लो डायरेक्शन बदल गई, तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बदल जाती है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अंदर डायरेक्शन पहले लेफ्ट टू राइट है बेटा, फिर टॉप टू बॉटम ले लिया, तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हर बार बदल जाती है, चेंज हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अनआइसोट्रोपिक। और इनके बारे में बोलते हैं बेटा आइसोट्रोपिक। आइसो मतलब उससे उल्टा हो गया ना, हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, ऑल डायरेक्शंस के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या मिलती है, इनके अंदर सेम मिलती है। तो 6th प्रॉपर्टी क्या बताई थी बेटा मैंने, ये अनआइसोट्रोपिक है और इनका नेचर कैसा है, आइसोट्रोपिक। तो लिखते हैं, इट इज
अनआइसोट्रोपिक, इसका मीनिंग भी लिख लेंगे अभी, इन नेचर। अनआइसोट्रोपिक का मतलब हो गया बेटा डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, अलग अलग वैल्यू किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कहाँ पर, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर। और इसका मतलब क्या है आइसोट्रोपिक, इट इज आइसोट्रोपिक, मतलब क्या, सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम है क्योंकि इरेगुलर है हर जगह। फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों जैसे डेंसिटी, कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें। एक डिफरेंस और लिख सकते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बोलते हैं कि ये ट्रू सॉलिड होते हैं, यानी सॉलिड की जितनी बातें होती हैं उसको फॉलो करेंगे। इनके बारे में बोलते हैं बच्चों ये सूडो सॉलिड यानी झूठे सॉलिड, या सुपर कूल्ड लिक्विड भी होते हैं। कहोगे सर ये क्या कह रहे हैं आप, जैसे बेटा एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तारकोल होता है ना, तारकोल पिच बोलते हैं इंग्लिश में, कल बताया था मैंने, वो एक अमरफस सॉलिड होता है। तो जैसे आपने सड़क बनाते हुए देखा होगा, ड्रम के अंदर होता है ना तारकोल, फिर सड़क बनाने वाले क्या करते हैं, लकड़ी जला करके ड्रम को रख देते हैं, फिर क्या होता है बेटा, तारकोल पिघलने लगता है। और जब तारकोल पिघल जाता है तो उसको क्या करते हैं बेटा, वो सड़क के ऊपर जो रोड़ी होती है उसके साथ डाल देते हैं। और तारकोल डालने के बाद जब पिघल जाएगा तो बेटा वो फ्लो भी करता है, जैसे कि कोई भी लिक्विड फ्लो करता है ना फ्लो। तो सॉलिड बच्चों कभी भी फ्लो नहीं करता है, जो सॉलिड मेल्ट होने के बाद फ्लो करेगा, जैसे कि तारकोल है, ऐसे सॉलिड को बोलते हैं बेटा हम सूडो सॉलिड। मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद बेटा फ्लो करने लग जाए, उसका नाम क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, सूडो सॉलिड। ठीक, एक बात। फिर एक लाइन लिखिए ना, सुपर कोल्ड लिक्विड। फिर बेटा सड़क बनाने वालों ने तारकोल को पिघलाया, सड़क पे डाल दिया, तारकोल पिघल के फ्लो भी हो गया, मतलब वो सड़क बना के चले जाते हैं। फिर क्या होता है बेटा, धीरे धीरे जब तारकोल ठंडा होता है तो वापिस जम जाता है ना, वो सॉलिड हो जाता है। अगर वो नहीं जमता तो क्या होता है बेटा, सबके पैरों में चिपकता, कुछ चल ही नहीं पाता। और जब तारकोल बेटा ठंडा होता तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, जम जाता है ना। वो हमने फ्रिज तो नहीं लगाया वहाँ, वो अपने आप ठंडा होते हुए तो क्या हो गया, वो जम गया। तो उसको बोलते हैं बेटा सुपर कूल्ड लिक्विड। जब ठंडा करने पर, बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर वो वापस सॉलिड में आया तो उसका नाम क्या हो गया, सुपर कूल्ड लिक्विड। इनमें ऐसा अपने को देखने को नहीं मिलता है किसी में भी। आ रही बात समझ। जैसे बेटा डायमंड है, चलो ठीक है, डायमंड को मान लो आपने पिघला भी दिया, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, पिघल गया, वो तारकोल की तरह फ्लो भी नहीं करता है। और अगली बात बेटा उसको पिघला के ठंडा छोड़ दो तो वो जमता भी नहीं है वापस उसी फॉर्म में। लेकिन इनमें दोनों बातें हैं, मेल्ट होकर फ्लो भी करेंगे और उसकी जब कूलिंग हो जाएगी तो वो वापस इकट्ठे हो जाएंगे, सॉलिड बना लेंगे, इसलिए बोलते हैं इनको सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड। तो लिखते हैं दोनों डेफिनेशन, इट इज ट्रू सॉलिड, और इसके बारे में बोलेंगे बेटा इट इज सूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा लास्ट में आप, जैसे मैंने कहा क्रिस्टलाइन में डायमंड अरेंजमेंट फिक्स है, एक कार्बन 4 से जुड़ा होगा। ग्रेफाइट बेटा यहाँ भी अरेंजमेंट फिक्स है, एक कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे बेटा NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं बेटा, जैसे कि मैंने बताया, तारकोल बताया ना, पिच, ग्लास शीशा होता है, रबड़ होता है, ऐसे बेटा प्लास्टिक होता है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसे समझने के लिए और एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, कल भी शायद थोड़ा सा बताया था मैंने। क्वेश्चन बच्चों, वाई ग्लास इज एन अमorphous सॉलिड। ग्लास जो है बेटा वो क्या है, एक अमorphous सॉलिड है, बट क्वार्ट्ज, सुना है क्वार्ट्ज का नाम,
क्वार्ट्ज बेटा एक तरह का क्या होता है, ग्लास जैसा ही देखने में लगता है। इसका प्रयोग करते हैं बेटा लेंस बनाने में, चश्मों के लेंस या और भी किसी प्रकार का लेंस हो सकता है, माइक्रोस्कोप का लेंस बेटा, उसको बनाने के लिए लगता है कि शीशा ही है वो। प्रिज्म बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी क्या लिखा है कि वाई ग्लास इज एन अमorphous सॉलिड बट क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि वो दोनों किसके बने बेटा, दोनों सेम चीज के बने हैं। ऑल्दो दे आर मेड अप ऑफ सेम यूनिट SiO4 नेगेटिव, दोनों को बनाने वाली यूनिट सेम है SiO4 पूरे पे माइनस का 4 चार्ज, लेकिन क्या है बेटा इसके बावजूद ग्लास तो क्या है अमorphous सॉलिड है और क्वार्ट्ज जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वेश्चन ये है, तो इसलिए मैंने कहा ना कि ग्लास और क्वार्ट्ज बेटा देखने में एक जैसे लगते हैं। मैंने कहा प्रिज्म जो है बेटा वो शीशे का बना हुआ है, लेकिन क्या है वो क्वार्ट्ज है। ये भी लगते हैं ना ग्लास भी शीशे के बने, लेकिन एक्चुअल में क्वार्ट्ज है। तो बेटा इसके क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। ग्लास जो अमorphous सॉलिड है वहाँ इन यूनिट्स के, इन आयंस की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। ग्लास इसका बना जरूर है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, फिक्स नहीं है, नंबर फिक्स नहीं है, बॉन्डिंग फिक्स नहीं है, इसलिए क्या है बेटा ये अमorphous सॉलिड है। लेकिन क्वार्ट्ज के अंदर इन यूनिट्स की अरेंजमेंट रेगुलर है। रेगुलर कैसे है, ऐसे 4 यूनिट एक बार में जुड़ती हैं। 4 मतलब ऐसे बेटा, जैसे एक यूनिट होगी ये एक, ऐसे 4 यूनिट की इसमें सीरीज जुड़ती है 2, ये चौथी, और एक टेट्राहेड्रन के रूप में दिखाई देती हैं। टेट्राहेड्रन मतलब 4 कोनों के रूप में दिखाई देती हैं। तो 4 यूनिट के जुड़ने की एक फिक्स अरेंजमेंट है, इसलिए बच्चों क्वार्ट्ज क्या होगा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ये इसके पीछे लॉजिक है। तो क्या लिखेंगे आंसर, इन क्वार्ट्ज SiO4 नेगेटिव यूनिट्स हैव ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट है कैसे बेटा, एज टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन मतलब 4 यूनिट जुड़ करके 4 कोनों पे अरेंज होती है, एज टेट्राहेड्रन। इसलिए क्या बच्चों ये, सो इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन बेटा क्या है ग्लास के अंदर, बट इन ग्लास कोई फिक्स ही नहीं है। देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ SiO4 यूनिट्स, कोई रेगुलर अरेंजमेंट इनकी नहीं है। इसलिए क्या है, सो इट इज एन अमorphous सॉलिड। ये क्या है बेटा, अमorphous सॉलिड है। कोई डाउट यहाँ तक आया बेटा समझ? चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ग्लास वाला ही। ऐसा आ जाए बेटा कभी लिखा हुआ, वाई विंडो ग्लासेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग के खिड़कियों के शीशे लुक्स मिल्की, दूधिया रंग के दिखाई देते हैं, क्यों? आपने बेटा देखा होगा कोई बिल्डिंग 50 साल 100 साल ऐसे 40 साल पुरानी होती है, तो जो उनके खिड़कियों के शीशे होते हैं वाइट शीशे, बेटा आप हॉस्पिटल में जा ग्रीन शीशा नहीं देखना है, वो क्या दिखाई देते हैं, दूधिया रंग के दिखाई देते हैं, मिल्की दिखाई देते हैं। राजस्थान घूमने जाओगे ना तो वहाँ पुराने बिल्डिंगों के शीशे आपको ऐसा देखने में मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है उसको समझना है। मान लिया बेटा समझने के लिए ये शीशा है, ग्लास है, ऐसा बना दिया, कई सालों तक बेटा लगातार दिन में सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर। तो बेटा जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, तो मैंने बताया था ना क्या है, अमorphous सॉलिड है, तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे बेटा, फ्लो करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी है सनलाइट आने की वजह से। मान लिया बेटा पार्टिकल इसके धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल की बात है, मैंने कहा ना 50 साल 100 साल, इसके पार्टिकल बेटा क्या करेंगे, ऐसे धीरे धीरे
फ्लो करते रहेंगे, ऐसे फ्लो करते रहेंगे। और जैसे बेटा सूर्य देवता शाम को अस्त हो जाएंगे, टेम्परेचर घटना शुरू होगा, तो जो पार्टिकल जहाँ वहीं क्या होगा बेटा, जमना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। कोई चीज़ बेटा देखो ऐसे फ्लो होके आ रही है, रात को टेम्परेचर कम हो गया तो जो जहाँ था बेटा वहीं क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। ये प्रोसेस बेटा क्या हुआ, एक तरह से शीशे को धीरे धीरे हीट किया गया है सनलाइट में, फिर बेटा क्या हुई, धीरे धीरे उसकी कूलिंग हुई है। इसको बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में एनीलिंग। ऐसा कई वर्षों तक चलता है। ऐसा चलने से बेटा जो पार्टिकल ऐसे फ्लो होके आ रहे हैं वो रुक जाएंगे ना एक जगह पे, रुकते जाएंगे और इसकी अपीयरेंस क्या आ जाएगी बेटा, मिल्की आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मिल्की आ जाएगी। और जो पार्टिकल बेटा देखो नीचे आ रहे हैं ना इकट्ठे होके सारे, देखो नीचे आएंगे ना सारे, ऊपर से कोई चीज़ फ्लो होगी तो। इसलिए अगली बात और जोड़ दूंगा इसके अलावा कि जो ग्लास होगा बेटा वो बॉटम से थिक भी हो जाता है, मोटा भी हो जाता है। और ऐसा बेटा धीरे धीरे ग्लास की हीटिंग हो रही है, फिर उसकी कूलिंग हो रही है। ऐसा होने से ग्लास के अंदर कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी भी आ जाती है। एक और नया चेंज आता है, क्या आती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी भी आ जाती है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि किसी भी अगर हम एमरफस सॉलिड को धीरे धीरे हीट करते हैं, फिर उसकी धीरे धीरे कूलिंग करवाते हैं, तो बेटा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी को क्या करता है, एक्वायर करता है। तो क्या बोलेंगे बेटा, देयर इज हीटिंग ऑफ विंडो ग्लास ड्यूरिंग डे टाइम। धीरे धीरे स्लोली एंड कूलिंग एट नाइट। इस हीटिंग और कूलिंग को स्लोली प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एनीलिंग। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों के लिए। ऐसा होने की वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ग्लास बिकम्स मिल्की, thick at bottom and acquires properties of क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी को बेटा क्या कर लेगा, ये एक्वायर कर लेगा। आप अलग से बच्चों नोट डाल के इसको यहाँ लिख सकते हैं कि स्लो हीटिंग और कूलिंग से एमरफस सॉलिड क्रिस्टलाइन में जाता है, या सीधा लिख लें बाय एनीलिंग स्लो हीटिंग और कूलिंग को बोला है एमरफस सॉलिड is converted into क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, और अमरफस यही पढ़ रहे हैं ना हम घुमा फिरा के सारी बातें, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा इसके कितने टाइप हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप बोल रहा हूँ मैं, रेगुलर अरेंजमेंट वाले सॉलिड के कितने फर्दर टाइप्स हो सकते हैं, एक बार उनको देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा इसमें पहला टाइप है, बहुत सारी चीजें आपने ना +1 में पढ़ी है इनडायरेक्टली, ऐसे टाइप से नहीं पढ़ा होगा लेकिन पढ़ा जरूर है। पहला टाइप बेटा आयनिक सॉलिड, नाम ये ना आयनिक, तो किसका बना होगा बेटा, आयन का बना होगा। आयन मतलब क्या, दो आयन है ना दुनिया में, कैटायन और एनायन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का बना होगा। पहली चीज इट इज मेड अप ऑफ कैटायन, कैटायन मतलब बच्चों पॉजिटिव आयन एंड एनायन नेगेटिव आयन। अब बेटा अगली बात आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का बना है, जैसे हो गया बेटा पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो अपोजिट आयन का आपस में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, और उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं ना। आयन के बीच में लगने वाला बॉन्ड क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड।
तो अगली बात लिखेंगे बेटा इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। और फिर बेटा आप ये भी सोच सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड में अपोजिट आयन के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, तो बेटा क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वीक की तो बात ही नहीं ना, अपोजिट आयन का अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए क्या बोलेंगे, आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, हाई होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। और इससे अगली बात ये सोचनी है बेटा, आप सब ने साइंस में फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, करंट कैसे चलता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में बेटा क्या चलता है, करंट चलता है। या ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा कि जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज चलता है वो करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। या एक बात और बोलते हैं ना कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है करंट भी क्या होता है, उसी डायरेक्शन में चलता है। कुल मिला के बच्चों कंक्लूजन ये है कि करंट कब चलेगा, जब नेगेटिव आयन चले, इलेक्ट्रॉन चले, या बेटा पॉजिटिव आयन चले। अब आयनिक सॉलिड में हो क्या रहा बेटा, आयन तो है नो डाउट, लेकिन मान लिया बेटा आयन है, मान लिया ये आयन हो गया, Na पॉजिटिव आयन है और बेटा क्या है, Cl नेगेटिव, बिल्कुल आयन है। लेकिन ये आयन तो बेटा क्या हो रहे, दोनों आपस में जुड़ गए ना, बॉन्ड बना के अट्रैक्ट होके दोनों आपस में जुड़ गए। तो आयनिक सॉलिड के अंदर बेटा आयन फ्री नहीं होता है। अब आयन फ्री नहीं है तो चलेगा ही नहीं चलेगा, इसलिए बेटा इनमें से करंट का फ्लो नहीं होता है। आई बात समझ, आयन जरूर है लेकिन वो अट्रैक्ट होके जुड़ गए हैं, फ्री तो है ही नहीं, ये कहाँ फ्री है, इसलिए करंट नहीं चलेगा। लेकिन अगली बात भी जोड़नी है बेटा, मान लो क्या किया मैंने, इसको मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद ये मेल्ट हो गया, पिघल गया ना, पिघलेगा कभी, दोनों टूट के अलग अलग हो जाएंगे। या बेटा इसको वाटर में डाल दिया, वाटर में डालते क्या हुआ, डिजोल्व होगा तो आयन अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे बेटा, इनको हम मेल्ट कर दें या वाटर में डाल दें, तो इनके आयन क्या हो जाएंगे, अब फ्री हो जाएंगे, टूट के अलग हो जाएंगे। अब फ्री हो गए तो बेटा पॉजिटिव आयन भी चल सकता और नेगेटिव आयन भी चल सकता, फिर क्या होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि सॉलिड फॉर्म में तो इंसुलेटर है क्योंकि आयन फ्री नहीं है, लेकिन बेटा क्या है, मोल्टन स्टेट में पिघलाने के बाद या वाटर में डालने के बाद आयन फ्री हो गए, आयन मूव होने लग गए, इसलिए क्या बन जाएंगे, ये कंडक्टर बन जाएंगे। तो लिखते ये बात भी, तो दे आर आयनिक सॉलिड क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर पता है आपको, जिसमें से करंट का फ्लो ना हो। क्यों ऐसे, बिकॉज इनके जो आयंस है, देयर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, चलने के लिए फ्री नहीं है, लेकिन बट इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में पिघलाने के बाद बेटा, और इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब बेटा वाटर में डालने के बाद, इनके जो आयंस हैं, देयर आयंस बिकम फ्री टू मूव, चलने के लिए फ्री हो गए, और क्या हो जाएंगे, वो कंडक्टर बन जाएंगे, एंड दे बिकम कंडक्टर। तो क्या क्या बताया बेटा मैंने, 3-4 बातें बस। आयनिक सॉलिड नाम ही है तो कैटायन एनायन नेगेटिव पॉजिटिव आयन का बना होगा। अपोजिट आयन का अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई है। सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर है, लेकिन मोल्टन स्टेट या वाटर में डालने के बाद कंडक्टर हो जाएंगे। तो जितने भी बेटा आप आयनिक कंपाउंड डाल जानते हैं वो सब आयनिक सॉलिड होंगे, NaCl, KCl, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सब के सब क्या होंगे बेटा, आयनिक आपके सॉलिड होंगे। तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक टाइप हमने पढ़ लिया, आयनिक सॉलिड। अब बच्चों देखते हैं उसका दूसरा टाइप। दूसरे टाइप का नाम है कोवलेंट, या इसको हम बोल सकते हैं बच्चों नेटवर्क सॉलिड। क्या नाम हो जाएगा, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। तो बच्चों कोवलेंट से थोड़ी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। आपने नाम सुना होगा कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो ऐसी एक बात समझ आती है कि कोवलेंट सॉलिड के अंदर क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा, एटम्स बनाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन की बराबर बराबर शेयरिंग करके। यानी पहली बात क्या लिख सकते हैं कि कोवलेंट सॉलिड इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो लिखते बच्चों पहली बात, ये किसका बना होगा,
एटम्स का। इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। दूसरी बात, कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एटम्स। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की बराबर नंबर में म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं? नेटवर्क होता है ना एक जाल, इसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे जुड़ जाएं। तो बच्चों इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे डायमंड ले लिया, डायमंड में पढ़ते हैं हम एक कार्बन फर्दर 4 और कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ा होता है। ऐसे बच्चों आगे वाला कार्बन भी 4 कार्बन से जुड़ा होगा, 1 2 3 4, ये भी आगे 4 से जुड़ा होगा, ये भी आगे 4 से कंटिन्यू होगा, ये भी आगे 4 से जुड़ा होगा। तो ऐसे एटम कोवलेंट सॉलिड के अंदर आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए एक नेटवर्क बना लेते हैं। ये कार्बन एटम का नेटवर्क बन गया, इसलिए बोलते हैं इसको नेटवर्क सॉलिड। क्या बोलेंगे? इस सॉलिड के अंदर एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए एटम्स का एक नेटवर्क बना लेते हैं, बन जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। इस बार लिखते हैं इसको, इट इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। क्यों ऐसा? बिकॉज एटम्स इस सॉलिड के अंदर, इन दिस सॉलिड कंबाइन थ्रू, जो कंबाइन होते हैं कंबाइन थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, क्या कर लेंगे? एक नेटवर्क बना लेंगे, फॉर्म से नेटवर्क, जैसा मैंने आपको डायमंड के अंदर एग्जांपल दिया। अगली बात सोचते हैं बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है, कोई आयन के बीच में अट्रैक्शन तो है नहीं, तो इसलिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। डायमंड हो सकता है नेटवर्क बनने की वजह से एक्सेप्शन हो जाए, नहीं तो जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। एक्सेप्शन है डायमंड, क्योंकि वहाँ नेटवर्क बनने से हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये भी बच्चों इंसुलेटर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके वो तो शेयरिंग में यूज हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट जो है वो एक आपका कोवलेंट सॉलिड है, लेकिन वो कार्बन का एक एलोट्रोप है, तो उसमें कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट कंडक्टर बनता है। वैसे सारे कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं? इंसुलेटर। तो बताया मैंने एटम के बने होंगे, कोवलेंट बॉन्ड होगा, एटम कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू नेटवर्क बना लेते हैं, इसलिए इनको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। डायमंड जैसा एक्सेप्शन हो सकता है क्योंकि उसके अंदर क्या होगा? नेटवर्क स्ट्रक्चर बनेगा। इंसुलेटर होते हैं जनरली, ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है, यहाँ कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों? फ्री होगा। एग्जाम्पल लिखना है उसका कोवलेंट सॉलिड का, तो डायमंड ग्रेफाइट तो है ही आपके जो हम लिख रहे हैं, डायमंड ग्रेफाइट सिलिकॉन कार्बाइड कोरंडम बोलते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये बच्चों दूसरे टाइप का सॉलिड हो गया जिसका नाम है कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। अब देखते हैं बच्चों तीसरे टाइप का सॉलिड जिसका नाम होता है मेटालिक सॉलिड। क्या नाम बोला मैंने? मेटालिक सॉलिड। तो नाम ये ना देखेंगे मेटालिक, तो बच्चों किसके बने होंगे? ये मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका पॉजिटिव चार्ज और उसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया उसको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो मेटल का पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मूव करने वाले, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को मिला करके बना होता है। तो पहली बात ये लिखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल
ब्रैकेट में लिख सकते हैं मेटल का मेटेलिक आयन, और बच्चों किसका बना होगा साथ में उसका घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे कुछ समझने के लिए मेटल का पॉजिटिव आयन और बच्चों मोबाइल इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग की बात करेंगे तो एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, और मेटल के पॉजिटिव आयन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को बोलते हैं बच्चों मेटेलिक बॉन्ड। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलेंगे, या कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मेटेलिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब बच्चों मेटेलिक सॉलिड हैं इसलिए इनके अंदर मेटल की सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगी, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस, लश्चरस, जो भी हमने मेटल की प्रॉपर्टी आज तक साइंस में पढ़ी हैं वो सारी इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि मेटल का पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन का मिलके बना हुआ है। तो दे पोजेस ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इनके अंदर मेटल की सारी प्रॉपर्टी होती है, ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल लिखना हो बच्चों तो सारे मेटल इसके एग्जाम्पल होंगे, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक बच्चों। अभी मैं आपको मेटेलिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड, क्योंकि दोनों में आयन की बात है, तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, give the similarities and difference between ionic solid and metallic solid। क्या लिखा मैंने, आयोनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड के बीच में बच्चों जो सिमिलरिटीज हैं, जो सेम प्रॉपर्टी वो भी बताएं, और जो डिफरेंस है वो भी बताएं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं सिमिलरिटीज से। तो पहली सिमिलरिटी ये समझ आती है बच्चों, अगर हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड की तो वो कैटायन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का बना है। ये बच्चों पॉजिटिव आयन मेटल का और मोबाइल इलेक्ट्रॉन का बना है, यानी ये भी कुल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मिला, तो बोल देंगे दोनों बच्चों कुल मिला के आयंस के बने हुए हैं, या नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन के रूप में है। बोथ आर मेड अप ऑफ आयंस, दोनों में अपोजिट आयन का अट्रैक्शन है, स्ट्रोंग है, इसलिए क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो बोथ हैव, बोल सकते हैं बच्चों हाई मेल्टिंग पॉइंट, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। अब बेटा इनके बीच में क्या देखते हैं, डिफरेंसेज। तो डिफरेंस क्या है हम सोचते हैं थोड़ा सा। बच्चों हमने पढ़ा है कि जो आयनिक सॉलिड होता है वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है, क्योंकि आयन तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए हैं, वो सिर्फ मोल्टन स्टेट या एक्वा सोल्यूशन में एक कंडक्टर बनता है। लेकिन जो मेटेलिक सॉलिड है, जिस सॉलिड फॉर्म में है, उसके इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं और वो मूव करते हैं, मूव करने के लिए फ्री होते हैं, इसलिए वो अपने सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, कंडक्टर होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आयनिक सॉलिड सिर्फ मोल्टन स्टेट या एक्वा सोल्यूशन में ही कंडक्टर होगा, लेकिन बच्चों मेटेलिक सॉलिड अपने सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो लिखते हैं आयनिक सॉलिड इज इंसुलेटर, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी only in molten state or aqueous solution, but मेटेलिक सॉलिड जैसा उस सॉलिड फॉर्म में वैसे कंडक्टर, क्योंकि उसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मेटेलिक सॉलिड इज कंडक्टर। तो ये बच्चों दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। और बच्चों चौथे टाइप का सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड, नाम ही है ना मॉलिक्यूलर, तो नाम से बोल देंगे बच्चों किसका बना होगा, मॉलिक्यूल का बना होगा।
और एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्डिंग होगी, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बच्चों आपने कभी सुनी होगी 11th क्लास में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंदन और डिस्पर्सन फोर्स, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, और भी हैं, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में। लिखते इतनी बात, इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल, सॉरी, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। किसी भी टाइप की बच्चों जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है वो वीक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, टेम्परेरी मॉलिक्यूल को होल्ड करने के लिए डेवलप की जाती है। वीक नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होने की वजह से जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं जनरली वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, और बाकी चीज़ें आप सोच सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है। मैंने बोला टेम्परेरी फोर्स डेवलप होता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर आयन फ्री नहीं होता, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए क्या होंगे, इंसुलेटर होते हैं। तो परमानेंट इनकी कुछ ये कॉमन प्रॉपर्टीज है सबके अंदर। क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वीक है, इतनी वीक है कि जनरली ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली बात है लो होगा। इलेक्ट्रॉन आयन पर्टिकुलर कोई फ्री नहीं होता, इसलिए इंसुलेटर होते हैं। लिखते इतनी बात, तो ड्यू टू वीक नेचर ऑफ molecular bonding they are generally liquid at room temperature, और बोल सकते हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, और बोल सकते हैं बच्चों दे आर इंसुलेटर। और थोड़ा सा और समझने के लिए कि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कौन कौन सी हो सकती है, उस मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के बेसिस पे मॉलिक्यूलर सॉलिड को कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरीज भी देखेंगे हम कौन कौन सी हैं।